Affair session by Samarpan IAS. Today we will be discussing the current affairs for 7th of October 2025, and these current affairs will be useful for your IAS, PCS, CDS, UGC, NDA, etc. exams. So let's begin the session. Before moving forward to the questions, let us see the quote of the day. So the quote goes like, courage is the most important of all virtues, because without courage you can't practice any other virtue consistently. तो अगर आपको कोई भी वर्च्यू जैसे काइंडनेस या फिर जस्टिस प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए होती है. Hence, courage becomes the most important virtue. Moving forward to the important days and dates, चलिए देखते हैं आज कौन सा important day है. So the first important day is World Cotton Day. World Cotton Day is celebrated on 7th of October. Cotton ना ही सिर्फ एक important fabric है हमारी अलमारियों में, but it is also a safety net for the least developed and developing countries. What does this mean? कॉटन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेस्ड ऑन कॉटन बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है टू लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज, बी इट द अफ्रीकन कंट्रीज, बी इट बांग्लादेश, इवन इन इंडिया. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी मार्केट है एंड इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. हेंस, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी गुड फैब्रिक, it also becomes a safety net for people. ये डे डिक्लेयर हुआ था सबसे पहले 2019 में एंड इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ और ऑन द प्रपोजल ऑफ कॉटन 4 कंट्रीज. कॉटन 4 कंट्रीज ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को सजेस्ट करा था वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट करने के लिए ऑन 7th of October इन द ईयर 2019. कॉटन 4 कंट्रीज़ कौन सी हैं? तो ये 4 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं सब सहारन अफ्रीकन रीजन में. बेनाइन, बुर्किना फासो, चैड एंड माली. ये याद रखना ज़रूरी नहीं है इतना क्योंकि जनरली नहीं पूछते हैं, बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है. इफ़ यू कैन रिमेंबर इट, वेल एंड गुड. देन व्हाट इज़ द थीम? सो द थीम इज़ फैब्रिक ऑफ आवर लाइव्स. सो मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस जो डेज एंड डेट्स पे बेस्ड होते हैं उसमें थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो प्लीज़ रिमेंबर दैट द थीम फॉर वर्ल्ड कॉटन डे इज़ द फैब्रिक ऑफ आवर लाइव्स. लेट अस सी कॉटन का इंडिया में क्या स्टेटस है. सो कॉटन इन इंडिया इज़ नोन एज वाइट गोल्ड. तो आप इससे ही पता कर सकते हैं कि इसको गोल्ड का दर्जा दिया जा रहा है. हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री. कॉटन एक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, मतलब ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होती है. इट रिक्वायर्स यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड रेनफॉल क्या होनी चाहिए? 50 to 100 सेंटीमीटर्स. ये भी इम्पॉर्टेंट है. ये शायद सिमिलर क्वेश्चन या तो कॉटन पे या वीट पे PCS 20 उत्तर प्रदेश PCS 2024 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेम्परेचर और रेनफॉल क्या रिक्वायर्ड होती है. सॉइल देख लेते हैं. सो वेल ड्रेन अलूवियल सॉइल इन द नॉर्थ एंड ब्लैक सॉइल इन द साउथ. तभी देखिए ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र के आसपास बहुत पाई जाती है. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट हब फॉर कॉटन एज वेल. Now, cotton is a kharif crop. India is the only country in the world that grows all four species of cotton. So, this is important. क्यों important है? Because अगर आपको मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ गया जिसमें कई स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उसमें बोल दिया कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे चारों वैरायटी ऑफ कॉटन उगाई जाती हैं, चांसेस आर आप इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट देख के जो बायोलॉजिक लोग जाते हैं दैट ओनली देख के उसको गलत कर देते हैं. बट नो, इंडिया एक्चुअली इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे चारों वैरायटी ऑफ कॉटन उगाई जाती हैं. सो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन कौन से हैं? सो पहले देख लेते हैं. चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड एंड फॉलोड बाय इंडिया. इंडिया सेकेंड है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. Gujarat is the largest producer of cotton in India, followed by Maharashtra. Maharashtra second है. So globally, China first है, and India second है, and states में Gujarat first है,
और महाराष्ट्र सेकेंड है। इंडिया में बीटी कॉटन जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट सीड है यूज़ की जाती है कॉटन के लिए। इससे काफ़ी यील्ड बढ़ती है। इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट पिंक बॉलवॉर्म। देन सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो हुआ था वो कॉटन रेवोल्यूशन है। मतलब जैसे आपने कई रेवोल्यूशंस के बारे में सुना होगा कि येलो रेवोल्यूशन, ग्रे रेवोल्यूशन। सो ऑल दीज रेवोल्यूशंस जिनका कलर किसी ना किसी क्रॉप से मैच करता है। येलो मतलब ऑयल सीड से रिलेटेड है, मस्टर्ड से रिलेटेड है। सो दिस इज़ हाउ सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन से रिलेटेड है। Cotton Corporation of India comes under Ministry of Textile and is a nodal agency और ये procure करती है cotton from farmers at MSP. So who procures cotton from farmers at MSP? It is the Cotton Corporation of India. Cotton Corporation of India comes under the Ministry of Textile. Moving forward, we'll also see Kasturi Cotton Bharat. So ये एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉटन का ब्रांड क्रिएट करा जा रहा है बाय इंडिया, जिसमें बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं जिससे क्वालिटी मेंटेन हो सके, उसको इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट किया जा सके एंड एक रोबस्ट सप्लाई चेन क्रिएट करी जा सके. सो लेट अस सी. It is an initiative by the Ministry of Textile, textile trade bodies and industry with the objective of creating a premium value of cotton grown in India. तो एक प्रीमियम वैल्यू ऑफ कॉटन हम लोग ग्रो करना चाह रहे हैं, इससे ब्रांड बनाना चाह रहे हैं. प्रीमियम मतलब थोड़ा लग्जूरियस एंड पे. इट इज़ पाइनियरिंग एफर्ट इज ट्रेसेबिलिटी, सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग. तो ट्रेसेबिलिटी फॉर एग्जांपल लाइक GI टैग दे दिया कि आपको पता चल पाए कि ये इंडिया का है प्रोडक्ट. देन सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड की कुछ स्टैंडर्ड मीट करने ही पड़ेंगे तभी सर्टिफिकेट मिलेगा. एंड ब्रांडिंग ऑफ इंडियन कॉटन. इट वॉज फॉर्मलाइज थ्रू साइनिंग ऑफ MOU बिटवीन कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑन दिसंबर 2022. तो ये MOU साइन हुआ था इसको प्रमोट करने के लिए बिटवीन कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो हमने पहले भी देखा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर एक बॉडी है, एंड कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. इन दोनों के बीच में MOU हुआ था. कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी प्रोवाइड करेगा. QR बेस्ड सर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज होगी. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी इसमें इंटीग्रेट की जाएगी. सो दैट वाज अबाउट कस्तूरी कॉटन. अगेन 7th of October is also celebrated as Valmiki Jayanti. So Valmiki ji was a sage and a legendary poet who is celebrated as the traditional author of the epic Ramayana. तो रामायण कहा जाता है कि इन्होंने ने लिखी थी. Based on the attribution of the text itself, he is revered as the आदि कवि और the first poet. इनको आदि कवि या first poet भी बोला जाता है. So these were the two important days for the date of 7th October. Now moving forward to awards. अवार्ड्स पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे नोबेल प्राइज़ के भी लिस्ट आने लगी है, बट वील कवर इट जब सारे आ जाएंगे इन अ सेपरेट वीडियो और थोड़ा डिटेल में, सो दैट कोई एस्पेक्ट छूट ना जाए. नाउ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड फॉर 7th of October is Alexander Smith to receive 2025 Sastra Ramanujan Prize. Why is it awarded? It is awarded for the breakthrough contribution in number theory using ideas of combinatorics, analytic number theory and probability. तो इन चीज़ों के लिए दिया जाता है ये अवार्ड. इट इज़ प्रेजेंटेड बाय सस्त यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में. कब से दिया जा रहा है? 2005 से. एंड एलिजिबिलिटी क्या है? 32 ईयर्स से यंगर मैथमेटिशियंस को दिया जाता है. सो इट इज़ फॉर द यंग मैथमेटिशियंस और इस साल ये मिला है अलेक्जेंडर स्मिथ को. And this was based on the famous Srinivas Ramanujan, who was very well known for his mathematical ability. Even though वो कभी formally trained नहीं हुए थे, but उन्होंने बहुत complex mathematical equations solve करी थी. He was a born genius. So moving on to the national events.
The first important national event, or we can say it is an international event being represented by the national personality. So ये है Union Minister Shri Manohar Lal to participate in G20 Energy Transition Ministerial Meeting in South Africa. G20 Energy Transition Ministerial Meeting कहाँ हो रही है? क्वाज़ुलू नेटल प्रोविंस में, साउथ अफ्रीका के। कब होगी? इट विल बी हेल्ड फ्रॉम 7th to 10th अक्टूबर। तो अगर इस दौरान कोई इसमें अपडेट आता है, सो वील ऑल्सो रीड अबाउट इट। इसमें 2 सब मीटिंग्स हैं जो कि अटेंड करी जाएंगी। दैट इज़ द एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी एंड एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्टीरियल मीटिंग होगी। इट विल बी हेल्ड इन डर्बन and will serve as the crucial platform for advancing G20 agenda on clean, secure and equitable energy system. तो इसका फोकस क्या है? क्लीन, सिक्योर एंड इक्विटेबल एनर्जी सिस्टम। इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है? कौन अटेंड कर रहा है, कहाँ पे हो रही है, ये दोनों चीज़ें अभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे कोई कमिटमेंट्स होती हैं या कोई आउटकम्स अच्छे होते हैं, सो वील ऑल्सो रीड अबाउट दोज एज एंड व्हेन इट हैपन्स। एक बार हम लोग अगर क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम लोग इंडिया की प्रोफाइल भी देख लेते हैं। सो इंडिया हैज़ अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जनरेटिंग 50% ऑफ इट्स टोटल पावर कैपेसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो अब हम लोग का 50% ऑफ टोटल पावर कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इंडिया के लिए। बेस्ड ऑन द MNRE टोटल 220.10 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 31 मार्च 2025 तक प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया। एंड दिस इज द ब्रेक डाउन। सबसे ज़्यादा शेयर है सोलर पावर का, उसके बाद फिर विंड पावर का। देन लेट अस सी, सॉरी दिस इज रिपीटेड, सो वील मूव फॉरवर्ड। इंडिया के हम लोग एक बार पंचामृत टारगेट्स भी देख लेते हैं। इंडिया के पंचामृत टारगेट्स डिक्लेरेशन है, ग्लोबल डिक्लेरेशन है ऑफ गोल्स जो इंडिया 2023 एंड 2070 तक अटेन करने की ट्राई कर रहा है। सो दीज आर 5 प्लेजेस एज द नेम सजेस्ट, पंचामृत 5, एंड इट इज़ टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज इशू। देखते हैं क्या है। सो इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030. So this is important. Renewable energy will form 50% of India's energy basket by 2030. We are very, very close to these two goals. Then India will abate 1 billion ton of total projected carbon emission from 2030. India will bring its economy's carbon intensity level below 45% by 2030. कार्बन इंटेंसिटी क्या होता है? कार्बन इंटेंसिटी मीन्स कि कुछ भी प्रोड्यूस करने में कितना कार्बन एमिशन हो रहा है। सो वी विल रिड्यूस इट टू बिलो 45%. एंड द लास्ट इज नेट ज़ीरो एमिशन विल बी अटेन बाय द ईयर 2070. सो नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब ये नहीं होता है कि CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं हो रही है। इसका सिंपली मतलब ये हो रहा है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी ही हम लोग अब्जॉर्ब भी करे ले रहे हैं। सो दिस इज व्हाट नेट ज़ीरो एमिशंस मीन, कि जितनी प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही हम लोग अब्जॉर्ब भी करे ले रहे हैं। सो आप देखिए मोस्टली 5 टारगेट्स में से जो 4 टारगेट्स हैं वो 2030 के हैं एंड सिर्फ एक जो सबसे बड़ा टारगेट है वो 2070 का है। ये आप याद कर लीजिएगा। ये आप किसी आंसर, अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं उसमें बहुत हैंडी आ सकता है, या फिर ये कभी भी एज अ क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज देखिए अभी टारगेट अचीव करने के लिए साल दूर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर इम्पॉर्टेंट इवेंट, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन. दिस कैंपेन वॉज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फ्रॉम 17 सितंबर टू 2 अक्टूबर. प्राइम मिनिस्टर की बर्थडे से गांधी जी की बर्थडे तक की ड्यूरेशन में ये स्वच्छता ही सेवा कैंपेन हेल्ड हुई थी. इसके कुछ कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं. सो ये तो PIB की साइड पे ये सारे अचीवमेंट्स दिए हुए थे. हाउएवर ये सारे याद तो करने नहीं हैं, बस कुछ कुछ देख लेते हैं जिससे एक आइडिया लग जाए कि क्या क्या हुआ था.
रैंडमली देख लेते हैं. स्वच्छता रैलीज थी, से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक हुआ. देन 4 सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, हेल्थ चेकअप कैंप्स बनाए गए थे. देन सैनिटेशन किट्स टू स्वच्छता मित्र एट पुराना किला डिस्ट्रीब्यूट हुए थे. एक दिन एक घर एक घंटा एक दिन एक घंटा एक साथ कैंपेन चलाई गई थी. प्लांटेशन ड्राइव्स, श्रमदान ड्राइव एक्सेट्रा चलाए गए थे. सो दिस वाज द स्वच्छता ही सेवा कैंपेन. नाउ स्वच्छ भारत मिशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 October 2014 ऑन द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी. ये इसको महात्मा गांधी की बर्थडे पे लॉन्च करने का एक सिग्निफिकेंस ये भी था कि इसको एक एज अ नेशनल मूवमेंट लॉन्च करना था. एंड महात्मा गांधी हैज़ बिन नोन फॉर लॉन्चिंग नेशनल मूवमेंट्स सिंस द वेरी बिगिनिंग. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड टू फोकस ऑन सैनिटेशन. अब देखते होंगे कि इंडिया में कई बार लोग बेध्यानी में या फिर उतना सेंसिटिव नहीं होते हैं, बॉटल्स कहीं भी डाल देते हैं, पन्नियाँ कहीं भी डाल देते हैं, कुछ भी मतलब ऐसा ध्यान नहीं देते कि शायद डस्टबिन में ही डालना चाहिए. सो इसके लिए सेंसिटाइज करने के लिए, एक बिहेवियरल चेंज लाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन इंट्रोड्यूस किया गया था. इसके 2 सब मिशंस हैं. सो इसके अंदर 2 और मिशन है एंड बोथ आर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड. सो स्पॉन्सर्ड अगेन मीन्स 60% जो भी कॉस्ट है वो सेंटर बेयर करेगी और 40 स्टेट बेयर करेगी. सो इसके जो सब मिशन है वो देख लेते हैं. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, दैट इज रूरल, एंड इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इम्पॉर्टेंट. एंड द सेकेंड इज Swachh Bharat Mission Urban and it is under Ministry of Housing and Urban Affairs. तो 2 सबमिशंस दोनों अलग अलग मिनिस्ट्रीज में है, प्लीज़ ये याद रखिएगा. सेकेंड फेज हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड टिल 2026. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस मिशन के लिए. नाउ PM टू इनॉग्रेट 9th edition ऑफ द इंडियन मोबाइल कांग्रेस ऑन 8th October. सो ये कल इनॉग्रेट होगा. कहाँ हो रहा है? यशोभूमि न्यू दिल्ली में. थीम क्या है? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, शोकेसिंग इंडियाज लीडरशिप इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बिन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया सिंस अ फ्यू ईयर्स नाउ. हम लोगों ने बहुत सारे मिशंस भी इसी लाइन पे रन करे हैं. फॉर एग्जाम्पल डिजिटल इंडिया मिशन. फोकस एरिया क्या रहेगा? 6G, क्वांटम कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर्स, ऑप्टिकल नेटवर्क्स एंड साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन. ये सारे फोकस एरिया रहेंगे. ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया. एंड ये सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी. दे विल बी इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स. Next, India's first cooperative run compressed biogas and potash granule project launched at कोपारगांव. कोपारगांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में. किसने इनॉग्रेट करा? अमित शाह जी ने, who is the Union Home Minister. Now, this will set an example for circular economy by producing and marketing CBG and potash. It will be CBG. And not CNG. So CBG and potash. It is an effort towards renewable energy again. Now Global FinTech Fest 2025 to begin today in Mumbai. इसमें भी यही याद रखना ज़रूरी है. कहाँ हो रहा है? मुंबई में, जियो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे. And who is inaugurating? The Finance Minister Nirmala Sitharaman is inaugurating. What is the theme? So the theme is empowering finance for better world powered by AI. तो मतलब आप देख सकते हैं कि AI और डिजिटल इनिशिएटिव्स को कितना पुश किया जा रहा है इंडिया में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड डिफेंस. सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइज करी जाएंगी टू मेक इट इंटरेस्टिंग. Now moving forward to foreign affairs or the international events. So the first important international news is Philippines launches Southeast Asia's first coral cryobank. Very important, please mark it, very important.
एक तो फर्स्ट है, दूसरा नेचर से रिलेटेड है. सो एनीथिंग दैट हैपन्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So, who has launched the first Coral Cryobank? It is Philippines. Coral Cryobank क्या होता है? So, first we'll understand what are corals. Corals are marine invertebrates जो कि एक symbiotic relation form करते हैं with zooxanthellae. zooxanthellae क्या होते हैं? zooxanthellae algae होते हैं. सो कोरल्स जो होते हैं वो एक एनिमल ही होते हैं. दीज आर इनवर्टेब्रेट्स एंड दे प्रोवाइड शेल्टर टू जूजैंथले. और जूजैंथले कलरफुल algae होते हैं जो कोरल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज़ अ रिलेशन. ये ज़्यादातर आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स में मिल जाएंगे. एंड दीज आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, मोर रिच दैन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ yes, the tropical forest that we find on land. In fact, ये tropical forest of sea भी बोले जाते हैं. ये बहुत सेंसिटिव होते हैं टू टेम्परेचर चेंज. अगर ज़रा सा भी टेम्परेचर चेंज होता है तो जूजैंथले कोरल पॉलिप्स को छोड़ के चले जाते हैं, और जिसकी वजह से कोरल्स का कलर उड़ जाता है. जब उनका कलर उड़ जाता है तो उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग. एंड जब से क्लाइमेट चेंज का इशू बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हम लोग ये वाला फिनोमेना बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं. सो लेट अस सी कोरल क्रायोबैंक क्या है. कोरल लार्वा क्रायोबैंक इज अ पार्ट ऑफ मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड. तो ये एक मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन का पार्ट है इन कंट्रीज़ के बीच में. इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कोरल्स के जो लार्वा होते हैं या जो अंडे होते हैं उनको फ्रीज कर दिया जाएगा एंड स्टोर करा जाएगा ताकि इनको प्रिजर्व किया जा सके. क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब एकदम फ्रीज करके किसी ठंडी जगह पे प्रिजर्व कर देना. क्रायो का मतलब ही बहुत ठंडा होता है, फ्रीजिंग. सो दैट इज़ हाउ आप इनको फ्रीज कर देंगे, आप इनको प्रोटेक्ट कर लेंगे, तो एक जेनेटिक बैंक क्रिएट हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कोई कोरल कभी एक्सटिंक्ट हो जाता है या ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन होता है, तो आप इन लार्वास को साइंटिफिक मेथड की हेल्प से वापस से कोरल्स में ग्रो कर सकते हैं. सो दिस इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, फैसिलिटेट कोरल रीफ रिस्टोरेशन, build resilience against ongoing and future marine stressor. Now, let us see coral triangle क्या है. So, coral triangle is a roughly triangular area in the tropical waters around Malaysia, Indonesia, Papua New Guinea, Philippines, Solomon Island and Timor-Leste. ये एक डायग्राम दिया हुआ है इसका. It is a roughly rectangular area and ये 6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में स्पैन करता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू डिफेंस एंड साइंस एंड टेक. आज काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डिफेंस में. सो द फर्स्ट इज INS एंड्रॉथ. INS एंड्रॉथ इज द सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट. सो ये एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट है फॉर द शैलो वाटर्स. ये कमीशन करा गया है एट द नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय ईस्टर्न नेवल कमांड चीफ वाइस एडमिरल राजेश पिंधारकर. सो ये क्या है ये पता होना चाहिए. अगर पूछ ले कि व्हाट इज INS एंड्रॉथ और उसमें 3-4 ऑप्शन दे दें तो you should know that it is an anti-submarine warfare for shallow watercraft. And who built it? It is built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, which has its office at Kolkata. Office नहीं मतलब headquarters. Now, Dhwani missile, very very important. You'll surely and most definitely find this in some or the other exam. So, Dhwani missile is an hypersonic missile and it is being developed by the DRDO. इसके बारे में हम लोग और देखते हैं. Okay, and it will be developed by the end of 2025. Tested by the end of 2025. ये इतनी important क्यों है? Because it is faster than the BrahMos. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन, ब्रह्मोस किसने जॉइंटली डेवलप किया था?
Please mention in the comment section. Now, let us see something about Dhwani missile. So, it is a hypersonic missile being developed by DRDO. It is being developed as a hypersonic glide vehicle. तो इसमें hypersonic का मतलब है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होगी. It will exceed Mach 5 or 6, nearly 7,400 kilometers per hour. एंड ग्लाइड का मतलब है कि इसकी मनूवरिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी. मनूवरिंग मतलब कभी ऐसे चली गई, कभी ऐसे चली गई. सो मनूवरिंग कैपेबिलिटीज़ इसकी बहुत अच्छी होंगी. हेंस इट इज़ अ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल. ऐसे डेवलप हो रहा है ये. Unlike the conventional cruise missile that follows predictable flight path, Dhwani will be launched to extreme altitudes before gliding towards the target at hypersonic speed. अब इसमें इन दोनों फीचर्स की वजह से इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वो मनूवर भी बहुत तेज़ करेगी एंड इट विल बी वेरी फास्ट एज वेल. एंड इट इज़ केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग बोथ लैंड बेस्ड एंड मरीन टारगेट्स. सो लैंड बेस्ड टारगेट्स भी ये हिट कर सकती है और मरीन बेस्ड टारगेट्स भी हिट कर सकती है. एस्टिमेटेड रेंज क्या है? 6,000 to 10,000 किलोमीटर. रेंज भी बहुत ज़्यादा है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा है. सो यहाँ पे हम लोगों को कुछ फैक्ट्स याद करने हैं. इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय DRDO. हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, इसकी स्पीड, इसका एरिया एंड लैंड बेस्ड एंड मैरीटाइम दोनों टारगेट्स ये हिट कर सकती है. And it will be faster than the BrahMos. So now moving forward to the exercise Konkan. टाइप क्या है? बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड UK. इसमें इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इट इज़ द INS विक्रांत विच विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया. और कहाँ हेल्ड हो रही है? इंडियन ओशन में. सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट. एक्सरसाइजेस पे क्वेश्चंस आप देखते ही हैं हर पेपर में. नाउ एक साइंस की बहुत अच्छी न्यूज़ है. India AI scales up safe AI efforts with cutting-edge solution for deepfake detection, bias mitigation and AI penetration testing. So India AI जो है वो अपने efforts और बढ़ा रहा है with cutting-edge solutions और advanced solutions के साथ इन challenges को tackle करने के लिए. इन्होंने 5 game changing proposals select करे गए हैं for a better AI ecosystem and to make it more safe, जिसमें से कुछ हैं साक्ष्य, AI विशेषक and IIT खड़गपुर's voice detection system to fortify India's AI forensic and security. उसके अलावा Digital Future Lab and Karya tackle gender bias in agriculture AI, Global ITES and IIT Dharwad to develop tools for generative AI security. तो अब देखिए कितनी एडवांस चीज़ें इन्होंने अपने इकोसिस्टम में ऐड करी हैं ताकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट एज सेंसिटिव एज जेंडर बायसेस को टैकल करा जा सके. Let us see what is India AI. So India AI is a mission that aims to establish a robust AI computing infrastructure in India and to support development and testing of AI system. So as we know, artificial intelligence is the future and India doesn't want to lag behind. तो मिशन इंडिया AI जो है ये AI कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में फोकस करेगा और वहाँ और जितनी भी AI एप्लीकेशंस या नए सिस्टम्स आ रहे हैं उनके लिए टेस्टिंग ग्राउंड्स भी प्रोवाइड करेगा. इनफैक्ट उन सिस्टम्स को डेवलप करने में भी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. So it will focus on the entire AI ecosystem of the country. The mission aims to enhance the data quality and develop indigenous AI technologies. Attract करेगा top talent को, industries को promote करेगा and impactful AI startups को भी support करेगा. Initial focus क्या है या current focus? 300 to 500 GPUs, graphic processing units को बनाना. ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स को बनाना is the initial focus. So these were the current affairs for today. I hope you liked the session. Please do not forget to leave the feedback in the comment section. Your feedback helps us to improve. And you can follow us on our Telegram channel. आपको ये PDF भी वहीं पे मिल जाएगा.
So, we'll see you in the next session. I hope you like this session and happy learning.